हाय गाइस, 10 का 76 यहाँ पर मैं बहुत डिटेल से करने वाला हूँ। सही है, पहले बताता हूँ, ये पहला सवाल है मेरे ख्याल से जो कि हम कंबाइंड साइकिल करने वाले हैं, जिसको मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में बताऊंगा ताकि आपको अंदर बाहर हर चीज़ समझ आ जाए। ये पहला सवाल है, इस वीडियो को लाजमी पूरा देखना। सही है, जितनी भी बड़ी वीडियो बने इस वीडियो को लाजमी देखना। यहाँ पे मैं आपको तकरीबन कंबाइंड साइकिल के सारे कॉन्सेप्ट दे दूंगा। बाकी के जितने सवाल हैं उनमें इशू ये है कि इसमें थोड़ा डायरेक्ट सॉल्व हुआ हुआ है जो कि मुझे भी समझ नहीं आ रहा है, लेकिन ये वाला मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। सही है, कंबाइंड साइकिल काम कैसे करती है और क्या कंबाइंड साइकिल का सवाल है। 10 का 76 से हम स्टार्ट करेंगे। सवाल में बोला हुआ है, सबसे पहले आपको इस तरह का सवाल मिलेगा। सही है, गैस टरबाइन पोर्शन ऑफ अ कंबाइंड गैस स्टीम। सबसे पहले आपको क्या पता चल गया, कंबाइंड साइकिल है, आपने ऐसा अंदाजा लगा लिया। सही है, हैज़ ए प्रेशर रेशियो ऑफ 16। प्रेशर रेशियो नाम से समझ आ रहा है कि P अपॉन P क्या है इसका, 16। अब ये कुछ भी हो सकता है, P2 अपॉन P1, P1 अपॉन P3, कुछ भी हो सकता है। इसकी कंडीशन मैं आपको बताता हूँ क्या होगा। एयर एंटर्स द कंप्रेसर एट 300 केल्विन। मैंने आपको पिछली वीडियो, अगर आपने नहीं देखी पिछली वीडियो, सबसे पहले लाजमी देख के उसमें मैंने कंबाइंड साइकिल के हर चीज़ बेसिक बताई, कंप्रेसर कहाँ लगा हुआ होता है। मैं आपको भी बता रहा हूँ, एयर आई है कंप्रेसर के अंदर 300 केल्विन पे एट अ रेट ऑफ 14 kg पर सेकेंड। मतलब जो आपका मास है, मास फ्लो रेट पे डॉट लगता है ऑफ एयर, वो कितना गिवन है, 14। एंड इज हीटेड टू 1500 डिग्री इन कंबशन चैम्बर। सही है, द कंबशन गैसेज लिविंग द गैस टरबाइन आर यूज टू हीट द स्टीम। जो कंबशन गैसेज आपकी टरबाइन में से निकल रही हैं उसको आपने कहाँ डाल दिया, डायरेक्ट बॉयलर में चिपका दिया, जिसकी वजह से जो आपका पानी बॉयलर में था वो अब हीट होना शुरू हो गया एट 400 डिग्री सेल्सियस at 10 megapascal in a heat exchanger. Heat exchanger is a boiler. सही है, the combustion gases leaves the heat exchanger at 420 केल्विन। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, 420 केल्विन को अगर मैं डिग्री में करूँ तो आई गेस ये और कम हो जाएगा। तो क्या हो रहा है कि देखो 400 डिग्री जो आपके बॉयलर में गई है, सही है, और अगर मैं इसको डिग्री में करता हूँ तकरीबन 175 डिग्री बनता है। तो 175 डिग्री आपकी बॉयलर में से बाहर निकली है, मतलब जो आपका बॉयलर है 500 डिग्री आ रही है और बाहर कितनी जा रही है, 175 डिग्री फर्ज करो, क्योंकि केल्विन किसके बराबर है, केल्विन को मैंने डिग्री में कन्वर्ट किया, 175 प्लस 273 केल्विन। तो केल्विन को डिग्री में करूँगा तो माइनस कर दिया 420 में से। इसके मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो हीट आ रही है ना उसमें से कुछ हीट लॉस हो रहा है या कुछ हीट एंड पे वेस्ट हो रही है। जो जनरेटर में से आ रही है वो बॉयलर में गई, बॉयलर से हीट किया और हीट होने के बाद वो वेस्ट हो जाएगी। तो जो वेस्ट होगी वो हम माइनस निकाल देंगे यहाँ से 500 में से, जो बाकी डिग्री है वो वेस्ट हुआ है। जहाँ तक मुझे अभी समझ आ रहा है, मैं जब करूँगा तो मैं बताऊँगा आपको। द स्टीम लिविंग द टर्बाइन इज कंडेंस एट 15 किलो कंडेंसर में आई, अज्यूमिंग ऑल द कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन प्रोसेस टू बी आइसेंट्रोपिक। ब्रो सही है, आइसेंट्रोपिक है। डिटरमाइन द मास फ्लो रेट ऑफ द स्टीम। चीज़ें निकालनी है। सबसे पहले मैं आपको साइकिल की शक्ल दिखा दूं कि साइकिल की शक्ल इतनी सिंपल है, इतनी सिंपल है। देखो हमेशा क्या होता है, कंबाइंड साइकिल इज द एडिशन ऑफ गैस साइकिल एंड अ स्टीम साइकिल। ओके, गैस साइकिल इज़ अ नॉर्मल रैंकाइन साइकिल जिसका टीएस डायग्राम इस तरह की बनती है, और स्टीम साइकिल की हमेशा जो टीएस डायग्राम है आपकी आइडियल केस में वो इस तरह की बनती है। ठीक है, ठीक हो गया। तो इन दोनों को हम प्लस कर देते हैं एक ही डायग्राम के अंदर। आप पहले क्या करोगे, आप इसका डब्ल्यू नेट निकालोगे गैस साइकिल का, रैंकाइन साइकिल का, और फिर आप इसका डब्ल्यू नेट निकालोगे और एंड पे दोनों डब्ल्यू नेट्स को प्लस कर दोगे तो आपके पास डब्ल्यू नेट आ जाएगा। ठीक है, डब्ल्यू नेट क्या है, वर्क डन टोटल, कि आपकी जो कंबाइंड साइकिल है, ये पूरी साइकिल है, इसने कितना वर्क डन किया। तो जाहिर आप बोलोगे कि भाई मेरी गैस साइकिल ने इतना वर्क जनरेट किया, इतनी बिजली बनाई है, और मेरे स्टीम टरबाइन ने 1000 बिजली स्टीम ने बनाई है, 1000 बिजली उसने बनाई है, तो टोटल मेरी कंबाइंड साइकिल ने 2000 बना दी है बिजली। ओके हो गया। तो गैस टरबाइन में एक कंप्रेसर लगा होता है, सही है, यहाँ से फ्रेश एयर आती है जिसका फ्लो रेट होता है एम डॉट, या आई गेस कंप्रेस होने के बाद होता है, मुझे नहीं पता। कंप्रेस हो गई एयर, कंप्रेस हो गई कितनी, 300 डिग्री और 300 केल्विन पे उन लोगों ने बताया। इस पे इतने टेम्परेचर पर हवा को कंप्रेस करोगे, ये पॉइंट है कंप्रेशन पॉइंट का। यहाँ से आप हवा को जैसे कंप्रेस करोगे उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, क्योंकि वो छोटी होगी, करंट एनर्जी बढ़ेगी, टेम्परेचर उसका बढ़ेगा। कंप्रेस होने के बाद इस पॉइंट पर ही आते हैं कंबस्शन चैम्बर के अंदर आ गई, यहाँ से आप आउट सोर्स से फ्यूल सप्लाई करते हो। फ्यूल और एयर मिक्स होने के बाद आप कंबस्शन में नीचे से आग लगाई आपने हल्की सी, और ये पूरा जल गया, और बहुत ज़्यादा जलने के बाद क्या होगा, एकदम से इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो कंबस्शन होने के बाद इसका टेम्परेचर बढ़ के इस पॉइंट पर आ जाएगा।
इस पॉइंट पर आने के बाद ये टरबाइन है, टरबाइन में आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन होके टेम्परेचर बिल्कुल नीचे गिरेगा तमीज़ से, और आपकी स्टीम वहीं की वहीं रहेगी, क्योंकि आइसेंट्रोपी एंट्रोपी यहाँ पर आपकी जो एस है वो बराबर सेम रहेगा, क्योंकि आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन हो रही है। और यहाँ पे ये थोड़ा अगर आपको मसला करे तो मैं बताता हूँ। यहाँ पर लगा हुआ होता है आपका बिजली का सोर्स, ठीक है। तो टरबाइन घूमता है यहाँ पे, सब जो बिजली बन गई आपकी, और जो बची हुई स्टीम थी वो वापस नीचे चली गई। यहाँ पे स्टीम ने एनर्जी लूज़ की। यहाँ पे कितने हैं इन लोगों ने सवाल में बोला, 1500 डिग्री सेल्सियस या 1500 केल्विन का यहाँ पे टेम्परेचर था। और जब टरबाइन से एनर्जी देकर फारिग हो गई है तो इसका टेम्परेचर सिर्फ 500 रह गया। सही है, कहाँ 15,000 डिग्री का इसने एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है। अब यहाँ से 500 डिग्री को हम हवा में नहीं फेंकेंगे। हमें पता है कि गैस टरबाइन में आपका जो टेम्परेचर डलता है वो कितना है, 1500 डिग्री चला लेता है गैस टरबाइन। लेकिन जो आपका स्टीम टरबाइन है वो आपका लो प्रेशर और लो टेम्परेचर पर डलता है, 500 डिग्री, 600 डिग्री, 400 डिग्री पे। तो आपका जो यहाँ से 500 डिग्री है ना, आप इसको परफेक्टली यूज़ कर सकते हो अपने एक और बॉयलर को स्टीम में बनाने के लिए। तो आप यहाँ से क्या एक डायरेक्ट बॉयलर कनेक्ट कर देते हो, जो इसकी एग्जॉस्ट गैसेस का मुंह यहाँ लगा दोगे। एग्जॉस्ट गैसेस ही बॉयलर में जाके स्टीम प्रोड्यूस करेंगी। थोड़ी सी एग्जॉस्ट गैसेस यहाँ पर वापस जाएंगी, जिन्हें हम ड्रेन कर सकते हैं, या शायद आइडियली कंप्रेसर में वापस आती है, क्योंकि बंद करनी है साइकिल। और यहाँ से आपकी एक बॉयलर की नई साइकिल शुरू होती है। अब बॉयलर के अंदर स्टीम आई, ये बॉयलर है, बॉयलर के अंदर स्टीम आई। स्टीम सबसे पहले आपकी क्या हुई है, सबसे पहले ये सॉरी जो बॉयलर के अंदर स्टीम आई, गर्म करके स्टीम यहाँ से चली गई। ये कॉन्सेप्ट आप समझो, बॉयलर के अंदर पानी पड़ा हुआ है, यहाँ पे स्टीम आई 500 डिग्री सेल्सियस पे, इसको इसने स्टीम ने इसको हीट किया, और हीट करने के बाद यहाँ से चली गई। तो थोड़ा सा स्टीम लॉस हुआ है हमारा, कोई 200-300 डिग्री का शायद लॉस हुआ हो। बट हमारा जो यहाँ पे बॉयलर में पानी था उस पर क्या इफेक्ट आता है, स्टीम आने की वजह से सबसे पहले पानी थोड़ा सा गर्म हुआ, पानी थोड़ा सा गर्म हुआ, और गर्म होने के बाद ये क्या बन गया, सैचुरेटेड लिक्विड। सैचुरेटेड लिक्विड के बाद ये इवेपोरेट हुआ, वेपर बना, और वेपर बनने के बाद ये क्या हुआ, सुपर हीट हो गया। ये सब कुछ बॉयलर के अंदर ही हुआ है। बॉयलर के अंदर हमेशा 3 पार्ट होते हैं, याद रखना, बॉयलर के अंदर हमेशा 3 पार्ट होते हैं, ये मैं बताता हूँ आपको। फिर क्या होगा, बॉयलर से जाएगा स्टीम टरबाइन में, यहाँ पे ये अपनी आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन करेगा। वहाँ से टरबाइन से फारिग होने के बाद ये जाएगा कंडेंसर में। कंडेंसर में कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्ट होगी यहाँ से, और पंप में हल्का सा टेम्परेचर बढ़ेगा, क्योंकि पंप क्या कहता है, पंप भी कंप्रेस करता है उसको ताकि स्पीड में ऊपर चली जाए, ठीक है। और पंप से जाएगा डायरेक्ट बॉयलर में वापस। तो ये आपकी साइकिल दोनों कंप्लीट हो जाएंगे, सही है, इन दोनों का आप लोग ऐड कर लोगे। हम लोग सवाल की तरफ वापस आते हैं। ये आपका सवाल था, यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट PDF खोल ली मैंने। अब देखो, सबसे पहले मैंने आपको कुछ स्टेप्स बताए थे पिछली वीडियो में कि क्या होते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है कि सॉल्व गैस साइकिल, पहला स्टेप होता है सॉल्व गैस साइकिल, सही है। यहाँ से आप इसका W नेट निकाल लोगे, सेकंड और QN भी निकालोगे, क्योंकि QN सिर्फ गैस साइकिल में होगा। सेकंड स्टेप में सॉल्व स्टीम साइकिल, थर्ड स्टेप में डू मास कंजर्वेशंस, और फोर्थ स्टेप में आपने करना है कैलकुलेशंस, फॉर्मुलेशंस। तो ये आ गया। यहाँ पर अगर मैं इस पूरे सवाल को कुछ हिस्सों में ब्रेक करूँगा, सबसे पहले टॉप से लेके मैं इसको यहाँ तक जो ब्रेक करता हूँ, टॉप से लेके यहाँ तक, ये मेरी क्या हो रही है, मेरी गैस साइकिल है, सही। और यहाँ से लेके यहाँ तक मेरी कौन सी है, स्टीम साइकिल है, क्योंकि ये देखो ये स्टेट आ गई, स्टेट 3, ये आ गई मेरी स्टेट 4, जैसे हम करते थे ना नॉर्मल स्टेट्स को सॉल्व। ये मेरी आ गई स्टेट 1, ये मेरी आ गई एनर्जी कंजर्वेशंस, और ये मेरी आ गई एनर्जी कंजर्वेशन, और ये मेरी आ गई फॉर्मुलेशंस, कैलकुलेशन वगैरह। तो यहाँ पे 1 2 3 4 हिस्सों में इसको डिवाइड किया हुआ है, सही है। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपने यहाँ पर TS डायग्राम बना ली, दिस इज़ T, दिस इज़ S। यहाँ पर आपने एक अपनी आइडियल रैंकाइन साइकिल बनाई फॉर द गैस साइकिल। वहाँ से जो इसका आउटलेट है 8 से 9, राइट। इस आउटलेट को या 8 से 5 तक जा रहा है, इसके बीच में जो पॉइंट है ये वाला, ये आउटलेट एग्जॉस्ट गैसेस आपने इसको कनेक्ट किया कहाँ से, बॉयलर से, सही है। तो ये बॉयलर के पानी को सुपर हीट कर देगा। ये जो स्टीम आएगी यहाँ से 500 डिग्री सेल्सियस, तो हमें पता है 300 केल्विन पे कंप्रेसर है, कंप्रेसर का पॉइंट है। और ये से कहाँ तक हीट करेगा, ये कंबशन चैम्बर है, यहाँ से कंबशन चैम्बर हीट होते होते कहाँ तक जाएगा, 1500 केल्विन तक। ये पॉइंट 1500 केल्विन पर है। एक्सपेंशन हुई, नीचे आया और डायरेक्ट वापस साइकिल ज्वाइन हो गई। बॉयलर में कितना टेम्परेचर है,
400 डिग्री का टेम्परेचर हुआ ब्रो, दिस इज डिग्री की, सवाल में केल्विन लिखा है। अच्छा 400 डिग्री ये रहा, 400 डिग्री राइट। 400 डिग्री के बाद आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, एक्सपेंशन के बाद ये होगी कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन। यहाँ पे क्या होगा, कंडेंसर क्या करेगा, कंडेंसर आपका टेम्परेचर सेम रखेगा। स्टीम का टेम्परेचर 98 है यहाँ पर, अंदाज़न बता रहा हूँ, और कंडेंसर क्या करेगा, उसी स्टीम को पानी बना देगा एट सेम टेम्परेचर। इस पानी का टेम्परेचर भी 98 होगा। तो कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन हो गई यहाँ पर। फिर पंप की वजह से थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ा, इकोनोमाइज़र, इवेपोरेटर, कंडेंसेटर। ये बॉयलर के तीनों हिस्से होते हैं। एक बॉयलर में हमेशा 3 चीज़ें लगी होती हैं, इकोनोमाइज़र, इवेपोरेटर और सुपर हीटर। इकोनोमाइज़र में क्या होगा, आपको जो सबकूल्ड लिक्विड या स्टीम है वो इकोनोमाइज होकर सैचुरेटेड बन जाएगी, सैचुरेटेड लिक्विड बन जाएगा आपका लिक्विड, तो थोड़ा सा गर्म होगा। इवेपोरेटर जाहिर है पानी को इवेपोरेट करके वेपर बनाएगा, स्ट्रेट लाइन वेपर लाइन पे गई। और सुपर हीटर आपको यहाँ से सुपर हीट करके इस रीजन में ले आएगा। ये बॉयलर है आपका, ठीक है। तो ये आपकी स्टीम है। अभी हमने देखनी गैस साइकिल को, सब छोड़ दो, सिर्फ गैस साइकिल पे आओ। जब हम आइडियल गैस साइकिल यूज़ करते हैं तो हम ये प्रेशर रेशोज़ वाले फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। T6/T5 इज इक्वल टू P6/P5 K-1/K। के की वैल्यू क्या होती है एयर के लिए, 1.4 के की वैल्यू, सही है, याद रख लेना, एयर के लिए 1.4 होती है। तो यहाँ पर अब हमने प्रेशर रेशो लगाया था, सवाल में गिवन था कि 16 है, टेम्परेचर आपको T6 300 गैल्विन यहाँ पर गिवन था, T5 तो यहाँ से आपने T6 निकाल लिया। अब देखो आपकी मर्ज़ी है यहाँ पर कि जब आप आइडियल, देखो जब हम स्टीम साइकिल सॉल्व करते हैं तो इंथैल्पीज़ निकालते हैं, स्टेट 3 पे इंथैल्पी, स्टेट 4 पे इंथैल्पी, और फिर इंथैल्पी यूज़ करते हुए हम W निकाल लेते हैं। ये देखो H3 - H4, W नेट के लिए हम इंथैल्पी निकालते हैं। अब अगर आपका W का काम इंथैल्पी निकालने की ज़रूरत नहीं है, आपका काम टेम्परेचर से ही चल रहा है। CP की वैल्यू सवाल में दी हुई होगी, नहीं तो स्टीम टेबल से निकाल लेना। एयर के लिए CP की वैल्यू होती है 1.005, सही है। तो MCP डेल्टा T से भी आप वर्क डन निकाल सकते हो। अब इसको मैं डिटेल में थोड़ा जाता हूँ कैसे। देखो सबसे पहले तो प्रेशर रेशो आप कहाँ का लगा सकते हो, ये वाली बात गौर से सुनना। देखो 0.6 से 0.7 जहाँ पे कंबशन हुई है, यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, मतलब प्रेशर यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है। जो प्रेशर 6 पे है वही प्रेशर 7 पर है। तो इसका मतलब इन दो पॉइंट्स के बीच में आप प्रेशर रेशो नहीं लगा सकते। P6/P1 1 होगा आपका, P7/P6 1 हो जाएगा आपका। तो प्रेशर रेशो हमेशा आइसेंट्रोपिक वाली साइड्स पे लगता है, ये आपने याद रखना है। मतलब 6 और 5 के दरमियान लग सकता है प्रेशर रेशो, और 7 और 8 के दरमियान प्रेशर रेशो लग सकता है। इसी तरह हमने इस सवाल में यही किया कि हमने एक प्रेशर रेशो लगाया 6 और 5 के दरमियान, अगला प्रेशर रेशो हमने कहाँ लगाया 8 और 7 के दरमियान, 8 और 7, सही है। और क्योंकि यहाँ पर भी कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन है, सही है, तो यहाँ पर भी नहीं लग सकता 8 और 9 में, तो सिर्फ 7, 8 और 5, 6 में आपका ये फार्मूला लग सकेगा प्रेशर रेशो का, ये वाला फार्मूला, ठीक है। इस फार्मूले से हमने क्या किया, इस फार्मूले से हमने जो एक यहाँ का टेम्परेचर गिवन था, यहाँ का टेम्परेचर गिवन था, हमने इस फार्मूले से यहाँ का भी निकाल लिया, यहाँ का भी निकाल लिया, ठीक है। 4 टेम्परेचर आ गए। हमें CP की वैल्यू पता है, CP की वैल्यू पता है, ये रही। हमें मास फ्लो रेट 14 सवाल में गिवन था कि आपको जो मास फ्लो रेट है वो कितना है, 24 है एयर के लिए। इसका मतलब ये है कि मैं वर्क डन को बगैर एंथैल्पी, मतलब डायरेक्ट MCP डेल्टा T से निकाल सकता हूँ। ये कहाँ से बना है, देखो मेरा वर्क डन बराबर होता है M इंटू डेल्टा H के। M हम जो पिछले सवाल करते हैं ना उसमें M हमारा 1 होता है, क्योंकि मास हमारा कंजर्व रहता है। यहाँ पर हमारा थोड़ा सा मास गैस साइकिल में जाता है, थोड़ा सा यहाँ जाता है, तो मास हम लोग ना थोड़ा चेंज कर लेते हैं। इसको हम अलग बोलते थे कि मास ऑफ एयर, मास फ्लो रेट ऑफ एयर, इसको हम अलग बोलते थे मास फ्लो रेट ऑफ स्टीम। इस तरह अलग अलग हम लोग सॉल्व करते हैं। तो जब भी सवाल में अलग होगा, खासतौर पे इस सवाल में रीजनरेशन जहाँ पे ब्लीड करेंगे ना, जहाँ कट करके क्लोज फीड में डालेंगे, तब हमेशा आप अपने वर्क डन के फॉर्मूले में मास को लाजमी इंक्लूड करोगे, ठीक है, वरना आपका मास 1 होता है। फर्स्ट करो यहाँ पे मास ऑफ स्टीम है, मास फ्लो रेट, और डेल्टा H। अब फर्स्ट करो कि मेरे पास यहाँ पर CP की वैल्यू गिवन है, CP की वैल्यू 1.005 है, और मैं बोलता हूँ कि मेरे पास यार डेल्टा H छोड़ो, मेरे पास ना टेम्परेचर भी गिवन है, डेल्टा T पता है मुझे T6 - T5 पता है, T6 भी पता है, T5। तो मैं बोलूँगा कि भाई आपको पता है कि H बराबर किसके होता है, H बराबर होता है CP डेल्टा T के बराबर होता है। तो मैं यहाँ पर अगर इसको रिप्लेस करूँ CP डेल्टा T के, तो मैं यहाँ पर ये लिख सकता हूँ। अब वर्क डन निकालने के लिए मेरे पास सारी चीज़ें, मुझे H की ज़रूरत नहीं है। तो ये बताने का मकसद सिर्फ ये है कि जब गैस साइकिल हो, इसमें तो हम वैसे ज़्यादा यूज़ नहीं करते, जब गैस साइकिल में आपके पास CP की वैल्यू हो, मास फ्लो रेट गिवन हो, तो आप जो अपना QIN, वर्क डन ऑफ कंप्रेसर, वर्क डन ऑफ टरबाइन निकालोगे, तो MCP डेल्टा T से आराम से निकाल सकते हो,
आपकी चॉइस है, आपको एंथैल्पी यूज़ करनी है, आप एंथैल्पी से करो, बहुत लंबा हो जाएगा सवाल। जब आप टेम्परेचर गिवन है, CP गिवन है, तो आप छोटा फार्मूला लगाओ, Q इज इक्वल टू M, और यहाँ पे इसको आपने रिप्लेस किया CP डेल्टा T से। सही है। QN कहाँ पर हो रहा है, एक और से देख लो, QN यहाँ हो रहा है। हमेशा हम क्या करते हैं, डेल्टा T, डेल्टा P, डेल्टा H में बड़ा माइनस छोटा, ज़्यादा टेम्परेचर किसका है, 0.7 का, तो T7 माइनस T6। ओके, यहाँ से हमारे पास QN आ गया। अब ये जो QN है ये आपने गौर करना है, एंड में बताऊंगा मैं क्या है। अब वर्क डन ऑफ कंप्रेसर, ये कंप्रेसर है, कंप्रेसर ने कितना वर्क डन किया 5-6 में, T6 माइनस T5, क्योंकि 6 का टेम्परेचर ज़्यादा है, तो MCP डेल्टा T आ गया, वर्क डन इसका आ गया। इसी तरह हमने अगले दोनों पॉइंट्स निकाल के टेम्परेचर प्रेशर के, और हम वर्क डन ऑफ टरबाइन निकालेंगे। टरबाइन का वर्क डन किसके बराबर होगा, 0.7 और 0.8 के बराबर होगा। ज़्यादा बड़ा कौन सा है, 0.7 है, ज़्यादा टेम्परेचर 0.7 का है, कम टेम्परेचर 0.8 का है, तो बड़ा माइनस छोटा, T7 माइनस T8। ओके, तो यहाँ पे टरबाइन का आ गया। डब्ल्यू नेट जो आपकी आइडियल रैंकाइन साइकिल है, इसने कितना वर्क डन किया, तो डब्ल्यू नेट बराबर होता है टरबाइन माइनस कंप्रेसर, जैसे स्टीम में होता है ना, टरबाइन वर्क डन, टरबाइन माइनस पंप वर्क, WP। इसी तरह यहाँ पे W टरबाइन माइनस W कंप्रेसर। क्यों, क्योंकि टरबाइन मेरा बिजली को बनाएगा, ये मेरा वर्क डन ऐड करेगा, बनाएगा, जबकि मेरा कंप्रेसर को बिजली चाहिए हवा को कंप्रेस करने के लिए, ये बिजली मेरी कंज्यूम करेगा, तो यहाँ मैं माइनस करूँगा अपना वर्क डन को। ये जो कंप्रेसर का वर्क डन है इसको मैं माइनस करूँगा अपने टोटल टरबाइन के वर्क डन से, क्योंकि ये मेरी कंजप्शन कर रहा है, जो मैं बिजली बना रहा हूँ ना उसी में से ये खा रहा है बिजली। तो जो टोटल ये वर्क डन प्रोड्यूस करेगा इस यहाँ बिजली बनाने के लिए, वो किसके बराबर होगी, वो इसको निकालने के बाद होगी, जो मुझे फ़ायदेमंद है। ये मेरी नुकसान है, नुकसान को मैं माइनस करूँगा यहाँ पर डब्ल्यू नेट को। सही है, तो यहाँ आपके पास डब्ल्यू नेट आ गया, एंड में आप इसको प्लस कर दोगे। अब इसी तरह स्टीम साइकिल में आ जाओ। स्टीम साइकिल में मुझे बता कोई एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर दोनों चीज़ें गिवन हो। फर्स्ट करोगे मुझे अच्छा एक चीज़ आपने गौर करनी है कि आइसेंट्रोपिक की वजह से S3 बराबर है S4 के, ये S है ना, S है, तो यहाँ देखो ये S बराबर है, ये S दोनों बराबर हैं, यूँ ऊपर चेंज हो रहा है, लेफ्ट टू राइट तो बढ़ ही नहीं रहा। सही है, इसकी वजह से यहाँ पर S1 बराबर है किसके, S2 के। हमेशा याद रखना बॉयलर में कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, मतलब बॉयलर का आउटलेट बॉयलर का इनलेट प्रेशर सेम होगा, इसका मतलब है P2 बराबर है P3 के। इस तरह लिख लिया करो साइड पे। एक और चीज़, कंडेंसर में क्या होता है, कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन, ये टर्मिनोलॉजी लाजमी याद कर लो, इसको समझ लो ये क्या चीज़ है, मैंने पिछली वीडियो में समझाया है वो समझो जाके, ठीक है। कंडेंसर में क्या हो रहा है, कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन, तो मतलब कंडेंसर का पॉइंट है 4 से लेकर 1 तक, तो मेरा P4 बराबर होगा किसके, P1 के, कोई कांस्टेंट प्रेशर है। ये टर्मिनोलॉजी मैंने लिख ली यहाँ पे। अब आपने एक चीज़ हमेशा गौर करनी है, आपको एक्सपीरियंस हो गया होगा कि आपका हमेशा ना स्टीम साइकिल में एक पॉइंट ऐसा होता है जो सैचुरेटेड लिक्विड की लाइन पे पड़ा हुआ होता है, लाई कर रहा होता है, एक पॉइंट होता है जो लिक्विड वेपर मिक्सचर के अंदर लाई कर रहा होता है। देखो जो भी पॉइंट आपका सैचुरेटेड लिक्विड की लाइन पे लाई करेगा, ठीक है, इतना आपको एक्सपीरियंस होगा कि हम लोग इन पॉइंट्स पे क्या करते हैं। देखो सैचुरेटेड लिक्विड की लाइन पे हम ये चीज़ कर सकते हैं, H1 मतलब यहाँ पर जो अच्छा अब हमने क्या करना है, अब हमने इंथैल्पीज निकालनी है। अब यहाँ पर हम टेम्परेचर से सॉल्व नहीं करेंगे, टेम्परेचर से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्योंकि CP की वैल्यू इशू करेगी, और आई गेस हमें मास ऑफ स्टीम भी नहीं पता, जैसे यहाँ पर मास फ्लो रेट ऑफ एयर पता है ना, और CP पता है, तो हम यहाँ पर डेल्टा T से काम कर सकते हैं, लेकिन वहाँ यहाँ हमें मास फ्लो रेट ऑफ स्टीम भी नहीं पता, और आई गेस CP की वैल्यू भी नहीं पता, क्योंकि वी आर नॉट यूजिंग एयर, वी आर यूजिंग अ स्टीम एंड दैट इज़ मेड बाय वाटर। और अगर आप स्टीम टेबल से निकाल भी लो फॉर एयर, ये देखो ये गैसेस हैं, इन सब गैसेस के लिए आप ये तो डिफरेंट वैल्यूज हैं, सॉरी CP की वैल्यू कहाँ से मिलेगी यार, मुझे याद नहीं आ रहा CP की वैल्यू कहाँ से मिलती है आपको। यहाँ पर आ जाओ वापस सवाल पे, याद कर लेना एयर के लिए, कंबाइंड गैस में एयर ही चल रही है हमारी। अच्छा तो हमने यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर जो हम वर्क डन निकालेंगे वो एंथैल्पी से निकालेंगे, इस तरह H3H4। तो हमारा अब टास्क क्या है, हमारा टास्क ये है, पहले हमारा टास्क था कि हमने हर पॉइंट पे टेम्परेचर निकालना है ताकि हम टेम्परेचर यूज़ करते हुए वर्क डन निकाल लें। अब हमारा टास्क है कि हम स्टीम साइकिल के हर पॉइंट पर एंथैल्पी निकालें, जिसकी मदद से हम इस तरह करके वर्क डन निकाल लें। अब एंथैल्पी निकालने के क्या तरीके होते हैं, सबसे पहले हम आसान पॉइंट्स चलो देख लेते हैं। मैं बताता हूँ P3 पर पॉइंट 3 पर हमें 400 डिग्री टेम्परेचर गिवन है, सही है, और हमें प्रेशर गिवन है 10 मेगापास्कल सवाल में,
सही है, ये आपको सवाल में पता चल जाएगा कि किसका प्रेशर किसका टेम्परेचर, ये रहा 10 मेगा पास्कल। सही है। इन लोगों ने बोला हुआ है द कंबशन गैस लिविंग द टर्बाइन आर यूज टू हीट द स्टीम टू 400 डिग्री एट 10 मेगा पास्कल। मतलब जहाँ पे हीट हो रही है बॉयलर में 10 मेगा पास्कल है, मतलब 0.3 के ऊपर जो बॉयलर है, बॉयलर का इनलेट आउटलेट का प्रेशर सेम होगा, मतलब P3 बराबर है P2 बराबर है किसके, 10 मेगा पास्कल के। सही है। तो यहाँ पे 10 मेगा पास्कल थी। मोलियर चार्ट पर जाएंगे। मोलियर चार्ट कैसे देखते हैं, मोलियर चार्ट पर जाएंगे और वहाँ से हम ये H3 और S3 निकालने में बताता हूँ कैसे निकालते हैं। सही है। और इसी तरह अब हम क्या करेंगे, मेरा S3 बराबर है किसके, S4 के। मैंने यहाँ पे ग्राफ से निकाला था ना, S3 बराबर है S4 के, तो ये मैंने यहाँ रखा। और S3 इज इक्वल टू S4 इज इक्वल टू दिस, और मेरा P4 सवाल में गिवन है 15 किलो पास्कल कंडेंसर का प्रेशर। ठीक है। तो मैं यहाँ से, अच्छा आपको हमेशा सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए होती हैं, इन चारों में से कोई भी 2 चीज़ें अगर आपको मिल जाए ना, तो आप मोलियर चार्ट पर जाकर मैच करके बाकी 2 चीज़ें निकाल सकते हो। सही है। ये आपकी बेसिक आपको पता होना चाहिए। तो हमने यहाँ से क्या निकाल लिया, हमने यहाँ से निकाल ली क्वालिटी, और हमने यहाँ से निकाल ली एंथैल्पी। ये सब की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट मोलियर चार्ट से निकालो। ठीक है। ये दोनों पॉइंट आपको समझ आ गए। एक पॉइंट अच्छा, अब 2 पॉइंट्स आप कैसे यूज़ करोगे इस पॉइंट को, जो आपका पॉइंट यहाँ है, ये 1 और 2 वाला। देखो पॉइंट 1 आपका सैचुरेटेड लिक्विड लाइन पर है, यहाँ पर जो एंथैल्पी होगी ना, वो किसके बराबर होगी, वो बराबर होगी आपके प्रोवाइडेड प्रेशर पे, जो 15 किलो पास्कल का प्रेशर है, वहाँ पर सैचुरेटेड स्टीम की जो भी एंथैल्पी आएगी स्टीम टेबल से, वो आप निकाल लोगे। तो यहाँ पर मैं अगर गौर से देखूँ तो 15 किलो पास्कल पर सैचुरेटेड स्टीम टेबल पर जाऊँगा, सैचुरेटेड स्टीम के टेबल पर जाऊँगा, और ये टेम्परेचर टेबल है। ठीक है। टेम्परेचर बेस, मुझे जाना है प्रेशर बेस पे। क्यों, क्योंकि मुझे HF एट 15 डिग्री। HF का क्या मतलब है, HF मतलब होता है सैचुरेटेड स्टीम या सैचुरेटेड लिक्विड। अगर यहाँ पर HG लिख दूँ तो ये मतलब होगा सैचुरेटेड स्टीम, ओ वेपर हो जाएगा। सही है। HF का मतलब लिक्विड, तो ये लाइन किसकी होती है, लिक्विड की, तो हम HF निकालेंगे। अगर आपका पॉइंट यहाँ लाई करता तो हम स्टीम टेबल से क्या निकालते, HG होता है वेपर के लिए, तो हम HF और V निकालेंगे। मैंने आपको ऊपर फॉर्मूला बताया था ना कि W किसके बराबर होता है, W बराबर होता है mCp डेल्टा टी के। W बराबर होता है आपका m डेल्टा H के, और W आपका बराबर होता है किसके, mV डेल्टा P के। ठीक है। या सॉरी V डेल्टा P के, आई गेस V डेल्टा P, ओके V डेल्टा P के। ठीक है। मैंने पिछली वीडियो में शायद गलत बता दिया, MV नहीं V डेल्टा P होता है। तो यहाँ से हमने क्या रहेगा, मोलियर चार्ट एक बार देख लेना। सही है। टेम्परेचर कितना है, 400, और प्रेशर कितना है, 10 मेगा पास्कल। तो टेम्परेचर आपका है, सॉरी हम पहले स्टीम टेबल देख रहे थे यार, बहुत सॉरी, हम पहले स्टीम टेबल ये वाला कर रहे थे। 15 किलो पास्कल पे मैं जाऊँगा स्टीम टेबल, प्रेशर बेस पे जाऊँगा, ये मेरा टेम्परेचर बेस है, ये भी टेम्परेचर बेस है, ये प्रेशर बेस आ गया। सही है। प्रेशर बेस है, प्रेशर बेस में कितना दिया हुआ है, बार में, और मेरा जो ये है वो क्या है, किलो पास्कल में। तो किलो पास्कल से बार में कन्वर्जन करेंगे पहले हम अपने टेम्परेचर की, प्रेशर की। 15 किलो पास्कल को बार में करना है, देखते हैं। ये कह रहे हैं कि एक बार बराबर है 100 किलो पास्कल के। ठीक है। तो 1 किलो पास्कल किसके बराबर हो गया, 1/100 बार के, और मेरा है 15 किलो पास्कल। तो मल्टीप्लाई बाय अगर मैं 15 करूँ तो ये आएगा, मुझे निकालना है 0.15 बार। ये मैंने कन्वर्जन किया। सही है। किलो पास्कल टू बार पे। अब मैं देखता हूँ 0.15 कहाँ पर है, ये रहा 0.15 है। मैं एंथैल्पी, मैं VF की वैल्यू और HF निकाल लूँगा। एंथैल्पी 225 0.01, 225 0.00104। ब्रो व्हाट इज दिस 101 104 क्यों है, 101 अच्छा वो आगे बहुत 014 इन लोगों ने नंबर लिया, यहाँ तक लेना बस हमने। भाई ये आपको ओके है ब्रो, वाई दिस इज 105, आई डोंट नो, इसको घटाते हैं। आई डोंट थिंक इससे इतना ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है। लेट्स डू इट लाइक दिस। तो ये आपने गौर से देख लिया। अब आप अगला स्टेप क्या करोगे, W पंप। सही है। वर्क डन ऑफ पंप आप निकाल लोगे। वर्क डन ऑफ पंप किसके बराबर होगा,
कि आपने ये कौन सा फार्मूला चूज़ किया, आपने ना MC डेल्टा T किया ना MH किया, आपने फार्मूला चूज़ किया V डेल्टा P का, सही है। V आपने निकाल लिया VF। यार ये स्टेप अगर आपको नहीं पता तो यार इसको समझ लो यार थोड़ा सा, कि क्या होता है सैचुरेटेड लाइन पर अपनी एंथैल्पी निकालनी होती है। अगर सैचुरेटेड लाइन पर कोई भी पॉइंट लाया करेगा तो आप हमेशा उसकी एंथैल्पी कैसे निकालोगे, H इज इक्वल टू HF एट प्रेशर। वो प्रेशर आपको गिवन है 15 किलो पास्कल पंप का प्रेशर, क्योंकि क्या है ये पंप का प्रेशर है, ये आउटलेट है, ये कंडेंसर है, कंडेंसर का इनलेट और कंडेंसर का आउटलेट का प्रेशर सेम होगा, तो यहाँ भी 15 है और इस पॉइंट पर भी 15 है, 2 पर चेंज हो जाएगा, पंप करने के बाद चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या होगा कि P2 माइनस P1, यहाँ पर आपने क्या निकालना है, यहाँ पर आपके अच्छा P2 भी गिवन है भाई, बॉयलर का इनलेट बॉयलर का आउटलेट प्रेशर सेम होता है, कितना गिवन था हमें 10 गिवन था बॉयलर के लिए, P3 कितना है 10 गिवन है यहाँ पर मेगा पास्कल में, तो अच्छा ये किलो पास्कल टू मेगा पास्कल ये कन्वर्जन है, यहाँ पर जो प्रेशर है ना ये पॉइंट्स में जो आंसर आ रहे हैं, ओ ये सॉरी ये 10,000 का मतलब है 10 मेगा पास्कल 2 किलो पास्कल, सही है, और ये 15 किलो पास्कल है, तो ये कन्वर्जन हुई है 10 मेगा पास्कल को किलो पास्कल में किया हुआ है। तो डब्ल्यू पंप इज इक्वल टू वी P2 माइनस P1, P2 माइनस P1 क्यों, क्योंकि P2 का टेम्परेचर ज़्यादा है, P2 माइनस P1 किया, दोनों को प्रेशर को V की वैल्यू डाली और P2 में से P1 माइनस कर दिया, ठीक है, 10,000 मेगा पास्कल में से पंप वर्क का प्रेशर माइनस किया, आपके पास ये आंसर आ गया, ये पंप वर्क आ गया। ये हमने क्यों निकाला है, क्योंकि हमें पता है कि W सिर्फ इसके बराबर नहीं है, W तो MH के बराबर भी है, M डेल्टा H के बराबर भी है भाई W, ये डेल्टा H के बराबर भी है। अच्छा मैंने फॉर्मूला सही बताया था वहाँ पे भी, तो W इज इक्वल टू MV डेल्टा P होता था। यहाँ पर हमने जो है ना, यहाँ पर हमने फ्लो नहीं निकाला हुआ, यहाँ पर हमने सिर्फ सादा पंप का वर्क निकाला हुआ है, जस्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, सिर्फ एंथैल्पी निकालने के लिए हमने किया हुआ है, वरना जब आप इसको पंप वर्क असली निकालोगे ना तब फ्लो रेट पंप वर्क निकालोगे। इसमें आपको डिफरेंस समझ आया। ये जो W पंप है यहाँ पे डॉट ऊपर क्या डाला हुआ है, डॉट का मतलब होता है कि दिस वैल्यू इज डिवाइडेड बाय टाइम, ये फ्लो रेट होता है, रेट होता है पर टाइम, तो डॉट हमेशा जब डालोगे तो मास फ्लो रेट भी आएगा। तो हमारे पास जो मास है वो तो 1 है, प्रीटी सिंपल, यहाँ पर हमारे जो मास है वो 1 है, इसलिए हमने यहाँ कंसिडर नहीं किया, लेकिन मास फ्लो रेट हमारा 1 नहीं है, समझ रहे हो, मास हमारा जो जा रहा है वो घूम रहा है पूरी साइकिल में, क्लोज साइकिल है, आइडियल मास हमारा पूरा 1 फ्लोर है, लेकिन जो रेट है ना यार, जहाँ पर देखो क्यू इन, अगर मैं इसको खोलूँ इसको, तो क्यू पे भी डॉट है, तो ये वाला लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड बाय टाइम, और राइट हैंड साइड पे भी डॉट है, तो ये भी डिवाइड बाय टाइम, ये दोनों कट के इक्वल है, बैलेंस है पूरी। तो मैं फ्लो हीट की फ्लो मालूम कर रहा हूँ और ये मास फ्लो रेट है। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो ना कि यार यहाँ मास क्यों नहीं लिया, तो हम यहाँ पे ये W फ्लो नहीं निकाल रहे हैं, हम सिर्फ पंप का वर्क निकाल रहे हैं एक सिंपल एंथैल्पी निकालने के लिए, तभी हमने यहाँ पर मास कंसिडर नहीं किया। जबकि हम असली सॉल्व करेंगे ना जब इसको फ्लो रेट की फॉर्म में, तब हम यहाँ पर मास कंसिडर करेंगे। ओके, होप ब्रदर, होप यू गेट द आंसर ब्रदर, ठीक है। यहाँ से आपने VF निकाला, आपने पंप का वर्क निकाल लिया, सिंपल। अब क्या करोगे, हमें पता है कि W किसके बराबर भी होता है, MH के होता है, M हमारा यहाँ पे अभी क्या है 1, क्योंकि हम फ्लो रेट तो निकाल नहीं रहे, तो W के पंप किसके बराबर हो गया, पंप किसके बराबर हो गया H2 माइनस H1 के, इज इक्वल टू H2 माइनस H1। पंप वर्क हमें पता है, H1 की वैल्यू हमें पता है, हमने ऊपर से निकाल ली है, तो हम यहाँ से ऑटोमेटिकली H2 की वैल्यू निकाल लेंगे। यह आपको आपने अगर किया होगा तो बहुत आसान है। H2 आ गया और यहाँ से हमने P3 T3 निकाल लिया, और यहाँ से P4 S4 से हमने H4 और X4 और H4 निकाल लिया। देखो 4 वाली स्टेट से सब 4 की चीज़ें ही निकलेंगी। मैं एक दो आपको ये सॉल्व कर दिखाता हूँ मेरे मोलियर चार्ट से। देखो मोलियर चार्ट में मेरा जो है वो प्रेशर वो बार्स में गिवन है। सबसे पहले इसको बार में कन्वर्ट करते हैं। इसको 10 मेगा पास्कल को मेगा पास्कल में मैंने क्या करना है, बार में कन्वर्ट करना है। कैसे बार में कन्वर्ट करेंगे, एक बार किसके बराबर होता है 0.1 मेगा पास्कल, तो मेरा 10 मेगा पास्कल बराबर किसके हो जाएगा 100 बार के। तो मेरा मैंने ये कन्वर्जन कर दी, आप देख लेना, ये मेरा प्रेशर है 100 बार का, ये मेरा जो है प्रेशर है, ये रहा 100 बार का मेरा प्रेशर है। ये प्रेशर की लाइन है। मोलियर चार्ट ऐसे देखते हैं, देखो ये प्रेशर की लाइन है, ये लेफ़्ट टू राइट टेम्परेचर की लाइन जा रही है, सही है। ये नीचे समंदर की तरह मेरी क्वालिटी की लाइन जा रही है, ये क्वालिटी की लाइन्स हैं ये वाली, सही है। तो ये आपको पता चल जाएगा आराम से। और लेफ्ट हैंड साइड पे मेरी एंथैल्पीज़ हैं, नीचे मेरी एंट्रोपीज़ हैं,
तो मैं अभी देखो कैसे निकालता हूँ, मेरा प्रेशर कैसे जा रहा है 100 बार का यूँ, और मेरा टेम्परेचर कितना है यहाँ पर 400 डिग्री। मैं यहाँ पे जाऊँगा टेम्परेचर पर, यहाँ पर आ जाऊँगा, 400 डिग्री की लाइन ढूंढता हूँ, ये वाली है। इस लाइन को मैं मैच करते हुए जाऊँगा और इस लाइन को मैं मैच कर दूँगा, यहाँ मैच हो गई। तो जहाँ भी मैच होगी वहाँ पे आपने नीचे गिरानी है वो लाइन को, यूँ करके नीचे गिरा दी और लेफ़्ट साइड पे गिराओगे तो यहाँ इंथैल्पी आ जाएगी। अब आप गौर से देखो यहाँ पर कितनी इंथैल्पी आ रही है, यहाँ पर अगर आप देखो गौर से, तो इस पॉइंट पर 3000 और इस पॉइंट पर 3100 है, ये 3100 है यहाँ पर। तो इन दोनों के बीच में तकरीबन 3090 आ रही है इंथैल्पी। तो हम देखते हैं भाई कितनी आ रही है 3000। मैंने बहुत गंदा कर दिया इसको ब्रो, ये दो, अच्छा ये ऊपर है, ये रही 3090 सही है, ऊपर वाली देख रहे हैं ये रही। और इसी तरह मेरी S3 की वैल्यू क्या आ रही है मैं देखता हूँ। मैंने जब नीचे गिराया तो S3 आ रहा है 6.2, थोड़ा सा आगे 6.3 आ रहा है, ये देखो ना ये S3। तो क्या आ गया मेरी 6.22 तकरीबन इतना ही है, ये आपको समझ आ गया होगा। इसी तरह मैं P4 और S4 निकालता हूँ। S3 बराबर है S4 के, मतलब मेरी जो S की लाइन है ये वाली ये सेम रहेगी। S3 बराबर है S4 के, ये लाइन मेरी ऊपर जाएगी, प्लस मेरा जो प्रेशर कितना है 15 किलो पास्कल। किलो पास्कल को बार को कन्वर्ट कैसे करते हैं, 15 किलो पास्कल है ना मेरा, तो उसको मैंने बार में कन्वर्ट करना है। 1 बार बराबर है, ये हमने किया था 0.15 आ रहा था, ये हमने निकाला था ना यहाँ पे। तो 0.15 बार में मोलियर चार्ट पे गया, मोलियर चार्ट पे मैं ढूंढूंगा 0.15 बार कहाँ पर लिखा हुआ है। तो 0.15 बार यार ये यहाँ कहीं होगा 0.1 और ये 0.2, तो 0.15 इनके बीच में होगा। तो जो भी मेरे प्रेशर की लाइन जा रही है, मेरी प्रेशर की लाइन कैसी है, यूँ जा रही है ना, ये देखो मेरी देखो 0.2 की लाइन यूँ जा रही है, 0.1 की लाइन यूँ जा रही है। तो मैं इसी का साइमल्टेनियसली अपनी 0.15 की लाइन इस तरह लेके जाऊँगा तमीज़ से बीच में, इमेजिन करते हुए मेरी ये समझो ये वाली लाइन जा रही है और इसको मैं मीट करूँगा। अभी रुक जाओ, इसको मैं मीट करूँगा यहाँ पर ये मीट हो गई। और मीट होने के बाद मैं इसको लेफ़्ट ले जाऊँगा और मीट होने के बाद मैं इसको नीचे ले जाऊँगा। नीचे वही सेम एंट्रोपी आ रही है और लेफ़्ट पे तकरीबन 2040 इंथैल्पी बन रही है। तो इंथैल्पी मेरी क्या आ गई यहाँ पे 2000 तकरीबन 11। ये आपको समझ आ गया, सही है, यहाँ तक आपको समझ आ गया। ये आपने काम कर लिया, बहुत सिंपल है, मैंने डिटेल में बता दिया। अब एनर्जी बैलेंस कैसे लगाना है, देखो हर बार इसको छोड़ो, हर बार आपने एनर्जी बैलेंस अपने दिमाग से देखना है यार। आपने हमेशा देखना है कि मेरा जो, आपने हमेशा ये देखना है, खुद अपना दिमाग लगाना है। आप मुझे बताओ कि जो आपकी एनर्जी आउट हो रही है गैस साइकिल की, एनर्जी आउट ऑफ गैस, क्योंकि मैंने डायरेक्ट एग्जॉस्ट जो है ना एनर्जी गैस का, जो गैस टरबाइन का एग्जॉस्ट है वो मैंने डायरेक्ट लगा दिया बॉयलर के अंदर। तो जो एनर्जी मेरी टरबाइन में से, गैस टरबाइन में से निकल रही है, जो वर्क डन मेरा गैस टरबाइन में से, या जो एनर्जी निकल रही है वो किसके बराबर है, वो एनर्जी बराबर है मेरी इन ऑफ स्टीम टरबाइन। इसका मतलब जो मेरी एनर्जी बाहर निकलेगी गैस टरबाइन से वो बराबर होगी किसके, जो स्टीम टरबाइन के इनलेट में हो रही है, क्योंकि मैंने इन दोनों का पाइप कनेक्ट कर दिया। एनर्जी किसके बराबर होती है, एनर्जी बराबर होती है ई डॉट है, इसे अब हम डॉट्स में खेलने लग गए। एम डॉट इंटू डेल्टा एच इज इक्वल टू एम डॉट इंटू डेल्टा एच। ये आएगा एयर मतलब गैस स्टीम साइकिल, गैस साइकिल के लिए, और ये आएगा एम एस स्टीम साइकिल के लिए। ठीक है, अब आप मुझे बताओ कि ई आउट कहाँ पर हो रहा है। मतलब अगर मैं बोलता हूँ कि एम डॉट एयर है यहाँ पर, और डेल्टा एच को मैं बोलूँगा H2 माइनस H1 या H माइनस H कुछ होगा, तो वो बताना है आपने क्या है। देखो आउट कहाँ पर हो रहा है, 8 और 9 में क्यू आउट हो रहा है, 8 और 9 में आउट हो रहा है, तो इसका मतलब ज़्यादा टेम्परेचर 8 का होगा, क्योंकि 9 तक आते आते कम हो जाएगा। तो H8 माइनस H9, तो H8 माइनस H9 इज इक्वल टू मास ऑफ स्टीम मल्टीप्लाई बाय, अब यहाँ पर क्या होगा, इनलेट देख लो, इनलेट क्या है स्टीम टरबाइन का, 2 से लेके 3 तक इनलेट है। 3 का टेम्परेचर ज़्यादा होगा, 2 का कम होगा, तो H3 माइनस H2। अब हमें H2 पता है, हमें H3 पता है, हमें मास ऑफ एयर 14 ये गिवन है। हमें निकालना क्या है, ये निकालना है एम डॉट निकालना है, एम डॉट फॉर स्टीम टरबाइन। ये देखो ऐसा ही है, हमने ये यूज़ किया, हमने ई इन इज इक्वल टू ई आउट किया, एम एस H3 माइनस H2 और एम एयर H8 माइनस H9, जो ये मैंने किया है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे,
ये वहाँ चला जाएगा, एम एयर की वैल्यू पता है, ये वहाँ वहाँ जाके, सॉरी ये यहीं पे रहेगा, ये यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, ये डिवाइड हो गया यहाँ पर, इस ये वाली इक्वेशन बन गई आपके पास। अब आपके पास क्या है, जो गैस टरबाइन है, गैस टरबाइन में आपको याद होगा हमने इंथैल्पीज नहीं निकाली, हमने क्या निकाला था हर पॉइंट पे टेम्परेचर। तो मुझे पता है कि इंथैल्पी बराबर होती है सी पी डेल्टा टी के। तो मैं गैस टरबाइन की जो इंथैल्पीज है ना यहाँ पर, ये देखो ये इंथैल्पीज किसकी है, H8 माइनस एच, ये गैस टरबाइन के, तो मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूँ सी पी डेल्टा टी से, मेरी मर्जी है, फॉर्मूला है ना भाई, मैं ऐसे करूँगा। तो मैंने इस ऊपर वाले को सिर्फ जो गैस टरबाइन का था इसको मैंने रिप्लेस कर दिया सी पी डेल्टा टी से, और मैंने साहब सबकी वैल्यू डाली, स्टीम वाले का एच पता था उसको रहने दिया। तो हमने वैल्यू डाल के सारा सॉल्व करके हमारे पास ये आ गया क्या, मास फ्लो रेट ऑफ स्टीम। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं स्टीम का नेट वर्क डन्स वगैरह निकालूंगा मास फ्लो रेट निकाल के। ये वाले तो हमने सादे वाले निकाले थे, अब असली निकालेंगे। असली कैसे निकलेंगे, वर्क डन ऑफ टरबाइन, टरबाइन का वर्क किसके बराबर होगा, ये टरबाइन है तो H3 माइनस H4 हो जाएगा, क्योंकि H3 बड़ा है, यहाँ पे लिख दिया MS H3 माइनस H4। M क्यों डाला, क्योंकि मास फ्लो रेट। अब हम काउंट कर लें W नेट के बारे में, और W पंप ऑफ स्टीम कितना होगा, MS मल्टीप्लाई है वर्क डन ऑफ पंप। यहाँ आप कह सकते हो इसको, अगर आपने नहीं करना तो आप कर सकते हो MS और पंप वर्क कितना है, H2 माइनस H1, H2 माइनस H1, सही है, वही आंसर आएगा। यहाँ पर भी आपने पहले कर चुके हो, क्योंकि पंप वर्क आप निकाल सकते हो P2 माइनस P1 से निकाल दिया, एक ही बात है, बस यहाँ पर डॉट नहीं था। अब जब आप डॉट लगाओगे यहाँ पर, तो यहाँ पर मास डॉट ऐड होगा, जाहिर है मल्टीप्लाई होगा, तो बस यहाँ पे यही किया हुआ इन लोगों ने, MS को यहाँ पर मल्टीप्लाई कराया हुआ है, सही है। तो वर्क डन पंप किसके पास H2 माइनस H1, इसकी हमने वैल्यू ऊपर ही निकाल लिया P से, तो वही आपके पास आंसर आ गया। फिर W नेट ऑफ स्टीम कैसे निकालोगे, देखो W नेट किसके बराबर होगा, वर्क डन ऑफ टरबाइन माइनस पंप वर्क। क्योंकि टरबाइन आपका जो है ना वो प्रोड्यूसर है, वो बिजली बना रहा है, जबकि आपका जो पंप है वो बिजली कंज्यूम करता है, सही है। नुकसान है, नुकसान को आप माइनस करोगे टरबाइन के वर्क डन, तो टोटल जो आपका फ़ायदा नेट वर्क डन आ रहा है, उसमें से आप अपने नुकसान जो आपका पीछे हुआ है उसको माइनस करोगे आगे बताने के लिए कि भाई मेरा नेट फ़ायदा इतना हुआ है। तो डब्ल्यू टी माइनस डब्ल्यू पी दोनों को माइनस किया, आपका आंसर आ गया डब्ल्यू नेट ऑफ स्टीम आ गया। अब टोटल डब्ल्यू नेट किसके बारे में, अब कंबाइंड साइकिल है, यहाँ से आपका स्टार्ट हुआ क्या, कंबाइंड साइकिल का नेट वर्क डन। कंबाइंड साइकिल का वर्क डन बराबर हुआ स्टीम साइकिल का वर्क डन प्लस गैस साइकिल का वर्क डन, दोनों को ऐड कर दिया, आपके पास आंसर आ गया एफिशिएंसी ऑफ कंबाइंड साइकिल। दिस इज एफिशिएंसी ऑफ कंबाइंड साइकिल, किसी एक चीज़ की नहीं है। आगे कुछ सवाल आएंगे जिसमें सिर्फ एफिशिएंसी ऑफ टरबाइन होगी, वो डिफरेंट चीज़ है, उसमें आप सिर्फ टरबाइन को देखोगे। ये एफिशिएंसी ऑफ कंबाइंड साइकिल है, दोनों का वर्क डन नेट को ऊपर रखा और टोटल क्यू इन को हमने ऊपर रखा। अब मैंने आपको बोला था यार याद रखना कि क्यू इन आपका क्या चीज़ है। देखो गौर से देखो, इस पूरी कंबाइंड साइकिल में जो हम एक्सटर्नल हीट दे रहे हैं वो सिर्फ कंबस्टन चैम्बर में दे रहे हैं, याद रखना, सिर्फ कंबस्टन चैम्बर में हम कंबस्टन करा के हीट देकर एक एक्सटर्नल क्यू इन डाल रहे हैं। इसके अलावा पूरी दोनों साइकिल में मिला के कहीं पे क्यू इन नहीं हो रहा। आप बोलोगे कि यार बॉयलर में तो क्यू इन हो रहा है, देखो वो क्यू इन हो रहा है बॉयलर में, लेकिन वो क्या हो रहा है, वो टरबाइन की बची हुई एग्जॉस्ट गैसेस से ही हम गर्म कर रहे हैं, कोई एक्सटर्नल से हीट नहीं डाल रहे, तो वो हम रिसाइकल कर रहे हैं, उससे हम एक्सटर्नली कोई क्यू इन नहीं डाल रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए आपका जो क्यू इन है वो बराबर होगा सिर्फ क्यू इन ऑफ गैस साइकिल। तो इस तरह आपका यहाँ पर एफिशिएंसी भी आ जाएगी और सवाल आपका प्रॉपर ख़त्म हो जाएगा। कोई मसला हो तो कमेंट में बोल देना। काफ़ी आसान है, 3 स्टेप हैं, तमीज़ से सॉल्व किया आपने। मैंने जो छोटी चीज़ें थी वो बारीकी चीज़ें जो आपको इशू कर सकती हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। नेक्स्ट टाइम से हम थोड़ा सा सवाल को फास्ट स्पीड पर लेके चलेंगे, ठीक है।